नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। देश भर में जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पे चुनावी वादे भी होते हैं और चुनावी वादों में जो फ्री का ट्रेंड आज के समय में चल रहा है वो कहीं ना कहीं जो है पूरे चुनाव को प्रभावित करता है, जिसकी शुरुआत दिल्ली से हुई और कर्नाटक तक जो है फ्री के वादे चलते रहे। तो आज हमारे साथ विजय बाबुल चौहान जी मौजूद हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं और मदनपुर खादर में हम लोग वार्ड के अंदर हम लोग मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे आज बहुत सारे राजनीतिक मुद्दों के लेके। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, तकरीबन 5 महीने हो गए आपसे मुलाकात हुए, तो आज मुलाकात हो भी गई है और अब आने वाले समय में और क्या प्लानिंग लेके आप जनता के बीच में जाएंगे? हाँ, दिसंबर के अंदर दिल्ली के निगम के चुनाव हुए। उन चुनाव के बाद लगभग 4 से 5 महीने गुजर गए और 5 महीने के बाद अगर राजनीतिक पटल के ऊपर हम देखें तो हम लोगों ने इसके बाद अभी ये कर्नाटक का चुनाव देखा। और अपनी क्षेत्र की बात करूं तो चुनाव के दौरान जो नेता ग्राउंड के ऊपर थे या जो नेता चुनाव लड़ रहे थे, बहुत सारे वायदे मेरे इस वार्ड के लिए, मदनपुर खादर वार्ड के लिए वो लोग कर रहे थे। कोई सड़क का मेन रास्ते का मुद्दा लेकर चल रहा था, कोई हाई टेंशन लाइट का मुद्दा लेकर चल रहा था, कोई कह रहा था कि गरीबों के लिए जो 10,000 20,000 रुपये की स्कीम है वो उन तक मिलेगी। और सभी ने बढ़ चढ़कर जितने वायदे किए गए वो सभी वायदे कहीं ना कहीं करते थे ये लोग। अभी देखोगे कि इस चुनाव के ख़त्म होने के बाद दोबारा से हमारे क्षेत्र के 15 साल पुराने जो निगम पार्षद थे वही चुनकर फिर से आए। पर आज क्षेत्र के अंदर नदारद हैं सारी चीज़ों के अंदर। शायद इस बात को समझ चुके हैं आज के नेता कि चुनाव जो है वो 15 दिन 20 दिन या महीने या 1 महीने का चुनाव है। उस दौरान जाइए आप, या तो केंद्र की अच्छी नीतियां होंगी, उन नीतियों के कारण आपको वोट मिल जाएगा, या उस दौरान जो भी एक्टिविटीज़ करनी है वो करें। बाकी पूरे 4 साल 11 महीना जनता को जो है वो किसके सहारे छोड़ के जाना है, शायद इस बात का इन लोगों को कोई पता नहीं है। आज क्षेत्र के अंदर जिन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने भी चुनाव लड़ा, आपने देखा कि हर कोने पर, हर गली में, मोहल्ले में हम लोग खड़े थे। मेरा वार्ड आज उन्हीं चीज़ों से बहाल है। कहीं ना कहीं वो मुद्दे कोई भी उनके ऊपर काम की शुरुआत तक नहीं हुई है और सारी चीज़ें जहाँ थी वहीं की वहीं रुकी पड़ी हैं। हम लोगों ने देखा आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया था कि मदनपुर खादर के सारे गांव की सड़कें क्यों नहीं बनती हैं, और हम इस चीज़ को लेके भी आए। हम लोगों ने दिखाया, आरटीआई की रिपोर्ट्स हम लोगों के पास थी कि मदनपुर खादर के नाम पर करोड़ों रुपए कहीं ना कहीं एमसीडी के द्वारा आया, पर वो गलियाँ, मोहल्ले, सड़कें, नालियाँ वो कुछ भी बनी नहीं वहाँ पर। मेन वाला रास्ता बहुत बदहाल था। हम लोगों ने 4-5 बार आपके चैनल के माध्यम से क्लिप डाली, तो अभी आपने देखा होगा कि उस वाले रास्ते को चुनाव होते ही मेन रोड वाले को इन्होंने एक छोटा सा पैच जो है इन्होंने रिपेयर कर दिया। वो भी लगभग किया है, मेरा मानना है कि 30 से 40 मीटर का पैच इन्होंने रिपेयर किया और रिपेयर करने के बाद बाकी चीज़ें वहीं छोड़ दी। जबकि फंड पूरे रास्ते के लिए, वहाँ से लेकर हर गली मोहल्ले तक के लिए कहीं ना कहीं फंड उसके लिए आया होगा। बाकी पैसा कहाँ गया कोई इन नेताओं को पूछने वाला नहीं है। पानी की दुर्दशा की बात करूं तो पानी की दुर्दशा, पानी दिल्ली जल बोर्ड का है और जल बोर्ड की लाइनें जो हैं वो गल गई हैं, सड़ गई हैं, ख़राब हो गई हैं और वो कहीं ना कहीं सीवर से कनेक्ट हो गई हैं। तो आप देखते हो लोगों घरों में गंदा पानी और इतना बेकार पानी आ रहा है कि वो पानी भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं पहुंच रहा। तो वो लाइनें चेंज होनी चाहिए। इसके ऊपर सरकारें चाहे किसी की भी हैं, निगम के अंदर चाहे निगम पार्षद कोई हैं, चाहे दिल्ली के अंदर विधायक कोई हैं, मैं तो कह रहा हूँ मेरे क्षेत्र के लिए ये लोग कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं, उन मुद्दों पे किसी का ख्याल नहीं है। हमारे आली विहार का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि कहीं यहाँ चुनावों में देखा मैंने मंच के ऊपर घोषणाएं हुई कि आली विहार को मेन रास्ता प्रोवाइडेड करा दिया जाएगा, इसको जोड़ दिया जाएगा। पर सबने शर्त रखी कि हमारे कैंडिडेट को जिताओ, हमारे कैंडिडेट को जिताओ। क्या जीत हार से विकास का कोई लेना देना है? जीत हार से विकास का कोई लेना देना नहीं। आपको अपने पक्ष के ऊपर विकास के लिए काम करना चाहिए। सैकड़ों घर हैं जो हाई टेंशन के नीचे हैं, आज वो लोग कहीं ना कहीं मरने के कगार पे खड़े हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इससे अलावा हटके 10 साल पहले मेरी इस कॉलोनी के अंदर पानी दिल्ली जल बोर्ड की लाइनें डाली गई।
आज तक उनके अंदर पानी की एक बूंद नहीं आई। कहते थे बहुत जल्दी गंगा जल जो है वो आली विहार को मिल जाएगा, प्रियंका कैंप को मिल जाएगा। हम लोगों ने बहुत सारी मीटिंगें आप सबके माध्यम से प्रियंका कैंप के अंदर की कि प्रियंका कैंप को आप पानी की कहीं ना कहीं सुविधा मुहैया करा दें, एक कहीं बोर कर दें या पानी की पाइपलाइन सरिता विहार तक आती है उसको कनेक्ट कर दें। आज प्रियंका कैंप को भी पानी की कोई सुविधा नहीं मिली, गली टूट गई तो वैसी पड़ी है, कोई मोहल्ला नाली जो भी है वो कुछ भी उसमें बेहतरी नहीं हुई। कॉलोनी के स्तर पर आए हैं तो गंगा जल पानी तक नहीं पहुंचा। एक उससे अलावा और हटके आगे बात करूं, हमारा आली वाला रास्ता बंद कर दिया गया और मदनपुर खादर वाला रास्ता बंद है। मेरे को याद है मैंने खुद विधायक जी को बुलाया था और यू टर्न के लिए मैंने कहा था कि यू टर्न का इसका उद्घाटन हो। मैं खुद मौजूद था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर आज आप देखिए कि यू टर्न कहाँ खड़ा है। जिस यू टर्न को मेरे पास वीडियो है बनाने के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया, आज 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, यू टर्न नहीं बना। कितने लोग परेशान हैं, बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते, वो चीज़ वहीं की वहीं रुक गई। यू टर्न नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्या संज्ञान लिया गया? मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि चाहे क्षेत्रीय विधायक हों, चाहे क्षेत्रीय निगम पार्षद हों, जनता आपको चुनती है, जनता ही आपको बनाती है और आने वाले समय में जनता आपको मिटा भी सकती है। इस चीज़ को आप ख्याल में रखिए। तो जनता से जुड़े जो बेहद संगीन छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो काम हैं क्षेत्र के, आप निश्चित तौर के ऊपर उनको करते रहिए और मैं इन मुद्दों को ज़रूर हर मंच पर खड़ा होकर जैसे पहले उठाता था उसी तरीके से हमेशा उठाता रहूँगा और विकास की पुरजोर मांग अपने इस वार्ड के लिए हमेशा करता रहूँगा। सर, एक समाज सेवी के तौर पे आप देख ही रहे हैं देश भर में जो चुनावी माहौल बन रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में वादे हो रहे हैं, नहीं लगता आपको देश भर में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे जो चुनावी मुद्दे हैं फ्री वाली चीज़ों को लेकर जो वादे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में या भविष्य में कोई नुकसान भी हो सकता है? दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने इसकी शुरुआत की थी, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा, फ्री बस, ये सारी बहुत सारी चीज़ें आई उसके अंदर। और मैंने देखा कि उनके वाले पैटर्न को बाकी सरकारें भी अपने चुनाव के अंदर इन मुद्दों को कहीं ना कहीं पकड़ती जा रही हैं। अभी कर्नाटका का चुनाव हुआ, कांग्रेस ने उसके अंदर कहा कि हम इसके अंदर बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा देंगे, उनको 2,000 रुपये देंगे, जो ग्रेजुएशन बच्चे हो गए हैं उनको हम 3,000 रुपये भत्ते के तौर के ऊपर देंगे। और बहुत सारे लुभावने वायदे जो हैं वो इतने सारे कर दिए कि शायद वो सरकारें उनको पूरा भी ना कर पाएँ। पर कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है पर्सनली कि आज जो हम ये फ्री के वायदे की जो बातें कर रहे हैं, ये आज नहीं पर आने वाले समय में इसका निश्चित तौर के ऊपर देश को नुकसान होगा, ये मान के चलें। क्योंकि देश का एक जो फंड है, एक जो तरीका है काम करने का, सारी चीज़ें अगर हम फ्री में मुहैया करा देंगे और हर स्टेट अगर ऐसा करने लगेगा तो निश्चित तौर के ऊपर भविष्य में आगे पहुंचकर इसका बहुत बड़ा हर्जाना देश को भुगतना पड़ेगा। हमें सोचना ये चाहिए कि हम लोगों को रोजगार कैसे दे सकें, लोगों को हम शिक्षित कैसे कर सकें, लोग इतने स्टेब्लिश हो जाएं, कैपेबल हो जाएं कि काम करें, मेहनत करें और उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं। क्योंकि वजह एक है, क्योंकि फ्री के भी जो वायदे और फ्री की चीज़ें वो हम देखते हैं कि सब लोगों को नहीं मिल पाती। हम वायदा करते हैं वो हमको इंप्लीमेंट नहीं होती। सबसे बड़ा उदाहरण दे दूं इसका, दिल्ली का देता हूं। दिल्ली के अंदर बिजली कहते हैं फ्री है, पर आप देखेंगे कि जो किराएदार रह रहा है, किराएदार को वो फ्री की बिजली नहीं मिलती। किराएदार के लिए कोई ऐसा प्रावधान सरकार ने आज तक नहीं किया कि किराएदार अपना मीटर लगा पाता और उसको वो 200 यूनिट फ्री मिल जाती। किराएदार तो अपने 200 यूनिट की मैं देखता हूं 10 रुपये यूनिट के हिसाब से भरपाई करता है। तो इसका फायदा कौन ले रहा है? इसका फायदा ले रहे हैं वे लोग जो लोग स्टेब्लिश हैं, जिन लोगों पर पहले से ही बहुत सारा पैसा है। 5-5, 6-6 मंजिल बनाना, अलग अलग मीटर लगा देना, एक मीटर के ऊपर 200 यूनिट फ्री हो जाएगी तो 1,000-1,200 यूनिट फ्री हो गई। और उन 1,000-1,200 यूनिट का किराएदार या गरीब वर्ग से मैं देखता हूं 10 रुपये यूनिट के हिसाब से उनको 12,000, 15,000, 20,000 रुपये की महीने की उनको इनकम स्टार्ट हो गई। तो सरकार अगर गरीब को ये फैसिलिटीज़ देना चाहती थी तो उसमें कहीं ना कहीं किराएदार वर्ग का भी उनको ध्यान रखना चाहिए था कि उनको बिजली कैसे मुहैया कराई जाएगी। तो मेरा ये मानना है, मेरा अपना मत है ये पर्सनली, कि फ्री वाली जो राजनीति है वाकई चल बहुत ज़्यादा रही है, हो सकती है आज के समय में और शॉर्ट टर्म के लिए ये अच्छी लगे, पर आने वाला जो समय है जो और आगे चलेगा तो कहीं ना कहीं ये देश के हालात को कहीं ना कहीं ख़राब करेगी, इसको ख़राब बनाएगी। और हमें कोशिश करना चाहिए कि सही मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़े जाएं, ना कि मुफ्त की राजनीति करके इन चुनावों को आगे बढ़ाया जाए। सर, दिल्ली की अगर बात करी जाए तो दिल्ली में आज जो सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बना हुआ है वो है केजरीवाल जी का शीश महल, राजमहल।
भारतीय जनता पार्टी 45 करोड़ का केजरीवाल जी शीश महल बना रहे हैं या उसकी मरम्मत करा रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रही है, तो कितना सच आप इन आरोपों को मानते हैं? ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे में सच्चाई है। सच्चाई का रीज़न है उसका बहुत बड़ा। इस मुद्दे को मैंने देखा कि परम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने इस मुद्दे को उठाया और आज पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जाकर घर घर नुक्कड़ सभा करके इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि आज से पहले इस देश के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने एफिडेविट भर के नहीं दिया था जब वो मुख्यमंत्री बना था या उसने शपथ ली थी। उसने कभी ये नहीं कहा था किसी ने कि मैं लंबी गाड़ी नहीं लूँगा, या मैं 4 कमरे या 6 कमरे के घरों के अंदर नहीं रहूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। ये सारी बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कही थी और उन्होंने एफिडेविट के ऊपर लिख के दिया था। आपको जनता ने एक अपने दायरे का मान के उस हिसाब से चुना था। आपने कहा था कि मैं 4 कमरों के फ्लैट के अंदर रहूँगा, पर आज देख रहे हैं कि आपके घर के अंदर 6-6 करोड़ रुपए के मार्बल लगे हैं। सारी जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है। आपके पर्दे जो हैं वो मोटर से चलने वाले हैं, आपके सारी चीज़ें बहुत हाई फाई हैं और पूरा बंगला कोठी और इतनी बड़ी चीज़ बना दी। मेरा ये मानना है कि आप सेवा करने के लिए आए थे, आप दिल्ली के गरीब लोगों की सेवा करना चाहते थे। तो सेवा करने के लिए आपको इतनी सारी सुख सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं तो उनका रहने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा। सिक्योरिटी रीज़न भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उसकी एक लिमिट होती है कहीं ना कहीं। और अगर हम लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, सारे जितनी भी संस्थाएं थी, एनजीटी या सबको ताक पर रखकर आपने अगर इतना बड़ा काम किया और ये चीज़ लोगों के सामने निकल गई, तो कहीं ना कहीं ये वे लोग जिन लोगों ने आपको अपने बीच का समझा था, एक सामान्य परिवार से समझा था, आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि यही वाला पैसा 45 करोड़ है, चलो हो सकता है आपकी निगाह में बहुत ज़्यादा ना हो, पर यही वाला पैसा जो है कहीं ना कहीं हमें कोविड काल के दौरान या आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर ये जनता को कहीं ना कहीं जाना चाहिए था, उसके बीच जाएं तो निश्चित तौर के ऊपर एक अच्छा मुद्दा है। और ये मुद्दा बाकी स्टेट के भी जो मुख्यमंत्री हैं या बहुत सारे जितनी भी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि एक क्राइटेरिया ज़रूर होना चाहिए आपका, कि जो आपका रेजिडेंस हो उसके ऊपर आप अगर पैसा खर्च करेंगे तो कितना और कितना बड़ा होना चाहिए। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आनी चाहिए और ये बेहतरी के लिए हैं और बहुत बेहतर है ये। सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल। बीते दिनों आपने जो है नेता प्रतिपक्ष और बदरपुर के विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के साथ मुलाकात करी थी, तो इस मुलाकात को कोई राजनीतिक मुलाकात समझी जाए या फिर ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं ये संकेत आप देना चाह रहे हैं कि आपका जुड़ाव जो है भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है? नहीं, आप अगर बात करना चाह रहे हैं परम आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी की, तो मेरे संबंध उनसे आज से नहीं, मेरे उनसे संबंध 1990 के साथ हैं। मेरे को आज भी याद है जब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, एनसीपी में थे या कुछ भी, क्षेत्र के अंदर विकास का पैमाना और विकास करने का तरीका शायद अगर किसी को सही तौर के ऊपर आता है तो रामवीर सिंह बिधूड़ी से बड़ा इसमें कोई नाम नहीं है। आज आप देख लीजिए, मेरी अपनी विधानसभा जो है ओखला विधानसभा है और उनकी बदरपुर विधानसभा है। बदरपुर विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जितनी ज़मीनें पड़ी हुई थी, जितनी ज़मीनें ऐसी थीं जो वाद विवाद की स्थिति में थीं या लिटिगेशन के अंदर थीं, आज मैं देखता हूं कि उसके अंदर दर्जनों पार्क बनाकर अगर तैयार किए गए तो रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने तैयार किए हैं। छठ घाट बना दिए गए, बुजुर्गों के बैठने के लिए शेल्टर बना दिए गए। उन जमीनों को इस प्रकार से डेवलप किया गया कि उन पर कोई अवैध कब्जे ना हो और वहां के लोगों को वो सारी सुविधाएं मिलें। अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर पार्क लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि हमारे छोटे छोटे मकान होते हैं और जिन बिल्डरों ने इनको काटा होता है वो पार्क की ज़मीन हो या कहीं की भी ज़मीन हो उसको भी काट के प्लॉट बना देते हैं। करोड़ों रुपए कमा लेते हैं वो लोग। डीडीए की ज़मीन है उसको काट देते हैं ये लोग। तो रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने कहीं ना कहीं एक पैमाना तय किया है काम करने का तरीका। और दूसरा जो सबसे अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं कि पूरी दिल्ली का कोई भी आदमी चाहे किसी भी विधानसभा से हो, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का इंडिया गेट के पास B2 ऑफिस है और उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी मेरे पास अपनी शिकायत लेके या किसी भी काम को लेकर यहाँ पर आ सकता है, मुझसे मिल सकता है, मैं उसका निश्चित तौर के ऊपर निवारण करूँगा। और मुझे अगर मैं अपने आली विहार की बात करूँ तो आली विहार जब विकास को नहीं जानता था, जब विकास का वाक् अक्षर भी हमको नहीं आता था,
उस समय श्री रामवीर सिंह विधोड़ी, हम लोग बदरपुर विधानसभा में थे, उस टाइम श्री रामवीर सिंह विधोड़ी जी ने यहाँ पर चाहे बिजली को निजीकरण के हाथों से हटाकर, प्राइवेट ठेकेदारी से हटाकर BSES के अंदर लाए हों, चाहे हमारी गलियों के अंदर खरिंजे उस टाइम हुआ करते थे और पहली बार अगर फ्लड डिपार्टमेंट से कहीं काम हुआ तो श्री रामवीर सिंह विधोड़ी जी ने कराया और इतने सारे क्षेत्र के लिए काम करे। और आज भी उनकी विधानसभा नहीं है, पर निश्चित तौर के ऊपर अगर कोई भी किसी प्रकार का किसी का काम है या कोई भी परेशानी है तो उनसे जाके मिल सकता है और कर सकता है। इन्हीं बातों को लेकर कहीं ना कहीं मेरी उनके साथ मुलाकात हुई और ये एक मुलाकात घरेलू तौर के ऊपर है। हमारे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और निश्चित तौर के ऊपर वो एक विकास पुरुष के नाम से हैं जिनसे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है।